वेलकम एस्पिरेंट्स। आज के इस मास्टर क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस के एक बेहद ही क्रूशल टॉपिक को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। हम बात करेंगे द स्टेट की। राज्य क्या है, ये कैसे बना और इसके क्या काम है, इसको बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड और क्लियर फॉर्मेट में आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली स्लाइड पर चलते हैं। हेडिंग है इटिमोलॉजी एंड सिंपल मीनिंग ऑफ द स्टेट, यानी राज्य शब्द की उत्पत्ति और उसका आसान अर्थ। पहली लाइन पढ़ते हैं। Derived from the Greek word polis, denoted the ancient Greek city-state। इसका मतलब ये है कि स्टेट शब्द ग्रीक भाषा के पोलिस से आया है, जिसका उस वक्त अर्थ होता था प्राचीन यूनान के छोटे छोटे नगर राज्य। अब मॉडर्न ओरिजिन देखते हैं। Modern origin, Niccolo Machiavelli first used the term Stato in his book The Prince 1513। आधुनिक काल में माकियावेली ने अपनी फेमस किताब द प्रिंस में सबसे पहले स्टाटो शब्द का प्रयोग किया था। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। सिंपल मीनिंग, अ politically organized body of people inhabiting a defined geographical entity with an organized legitimate governance। आसान भाषा में कहें तो जब एक निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोग राजनीतिक रूप से संगठित हो जाते हैं और उनकी एक वैध सरकार होती है तो उसे हम स्टेट कहते हैं। नीचे ध्यान दीजिए। सोसाइटी इज प्राइमरी एंड नेचुरल टू स्टेट विच इज सेकेंडरी एंड पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड। समाज प्राथमिक और स्वाभाविक है, जबकि राज्य द्वितीय और राजनीतिक रूप से संगठित समाज है। एक छोटी सी एग्जाम टिप याद रखिएगा। The concept of the state is an abstract entity, the government is its concrete working machinery। ध्यान रहे कि राज्य अमूर्त है, यानी उसे छुआ नहीं जा सकता, जबकि सरकार उसकी मूर्त जमीन पर काम करने वाली मशीनरी है। अब बढ़ते हैं आगे। हेडिंग है क्लासिकल एंड आइडियलिस्ट डेफिनेशंस, एरिस्टोटल एंड हेगल। सबसे पहले एरिस्टोटल, जिनकी बुक का नाम है पॉलिटिक्स। इनका स्टेटमेंट देखिए। The state is a creation of nature and prior to the individual। इसका सिंपल अर्थ ये है कि राज्य कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है, बल्कि ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये व्यक्ति से पहले आता है। कीवर्ड्स जो आपको आइडेंटिफाई करने हैं वो हैं प्रायर टू मैन, गुड लाइफ और पॉलिटिकल एनिमल। अब आते हैं GWF हेगल पर, जो एक जर्मन आइडियलिस्ट हैं। वो कहते हैं द स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। बड़ी ही डीप लाइन है। इसका मतलब है कि राज्य धरती पर साक्षात ईश्वर का पद संचार है। कीवर्ड्स ध्यान रखिएगा। डिवाइन रीजन, एम्बॉडीमेंट ऑफ मॉरल स्पिरिट और यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म। इस पर्टिकुलर स्लाइड से एक मेजर एग्जाम टिप बनती है। आइडियलिस्ट्स डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। आदर्शवादी विचारक राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं करते। उनके लिए राज्य ही सर्वोच्च नैतिक संस्था है। इसे अपने नोट्स में जरूर हाईलाइट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं सोशियोलॉजिकल एंड मॉडर्न डेफिनेशंस, वेबर एंड मैकाइवर। यहाँ पहले मॉडर्न थिंकर है मैक्स वेबर। इनकी फेमस बुक आई थी 1919 में, पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन। लाइन पढ़ते हैं। अ स्टेट इज अ ह्यूमन कम्युनिटी दैट सक्सेसफुली क्लेम्स द मोनोपोली ऑफ द लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन अ गिवन टेरिटरी। तो वेबर भाई साहब क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि राज्य वही है जिसके पास एक निश्चित टेरिटरी में वैध शारीरिक बल यानी लेजिटिमेट फोर्स का एकाधिकार होता है। कीवर्ड्स याद रखिए। मोनोपोली, लेजिटिमेट फिजिकल फोर्स। दूसरे थिंकर हैं RM मैकाइवर। बुक का नाम द मॉडर्न स्टेट 1926। इनकी डेफिनेशन देखिए। द स्टेट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ऑल अदर एसोसिएशंस बाय इट्स एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट विद द फाइनल पावर ऑफ कोअर्जन। मैकाइवर का मानना है कि राज्य बाकी सभी संस्थाओं से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसके पास अंतिम बल प्रयोग यानी फाइनल कोअर्जन की शक्ति होती है। कीवर्ड्स हैं एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट, फाइनल कोअर्जन। UGC नेट के लिए यहाँ एक गजब की मेमोरी ट्रिक है। वेबर इक्वल्स लेजिटिमेट फोर्स। जब भी क्वेश्चन में वेबर आए, सीधा लेजिटिमेट वायलेंस या फोर्स ढूंढिए। नेक्स्ट हेडिंग है मार्क्सिस्ट वर्सेस लिबरल डेफिनेशंस। ये कंपैरिजन बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले मार्क्सिस्ट व्यू समझते हैं। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स, बुक ऑरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट 1884। लाइन देखिए। द स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन। मार्क्स का सीधा सा फंडा था कि राज्य केवल एक टूल है जिसका इस्तेमाल एक अमीर वर्ग दूसरे गरीब वर्ग के शोषण और दबदबे के लिए करता है। इनके कीवर्ड्स हैं क्लास डोमिनेशन, कोएर्जन, विदरिंग अवे। इसके बिल्कुल विपरीत लिबरल व्यू क्या कहता है? हेरोल्ड J. लास्की, इनकी बुक है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स 1931।
The state is a territorial society divided into government and subjects, claiming supremacy over all institutions. लास्की के अनुसार राज्य एक क्षेत्रीय समाज है जो सरकार और प्रजा में बटा हुआ है और ये सभी संस्थाओं पर अपनी सर्वोच्चता का दावा करता है। कीवर्ड्स नोट कीजिए: सुप्रीमेसी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, प्लूरलिज्म। अब आती है हमारी एग्जाम टिप। ये तुलना हमेशा पूछी जाती है। मार्क्सिस्ट व्यू द स्टेट एज एन आर्टिफिशियल ईवल, अनार्किस्ट अननेसेसरी ईवल मानते हैं और लिबरल्स इसको एक नेसेसरी ईवल मानते हैं। यानी लिबरलिज्म कहती है कि राज्य एक ऐसी बुराई है जिसकी जरूरत तो है। चलिए अब राज्य के निर्माण के एलिमेंट्स देखते हैं। हेडिंग है इसेंशियल एलिमेंट्स, पॉपुलेशन एंड टेरिटरी। पिलर 1, पॉपुलेशन, ह्यूमन एलिमेंट, मस्ट बी यूनाइटेड बाय इंटरडिपेंडेंस। राज्य बनने के लिए लोग तो चाहिए ना, और उन लोगों के बीच आपसी निर्भरता यानी इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए। आगे लिखा है होमोजीनिटी, सेम रेस/रिलीजन इज नॉट इसेंशियल। एक ही धर्म या जाति का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। प्लेटो/एरिस्टोटल व्यू, नाइदर टू लार्ज नॉट टू स्मॉल, सेल्फ सफिशिएंसी। प्लेटो और एरिस्टोटल मानते थे कि आबादी ना तो इतनी बड़ी हो कि संभाली ना जाए और न इतनी छोटी कि खुद का पेट न भर पाए, आत्मनिर्भर होनी चाहिए। अब आते हैं पिलर 2, टेरिटरी, फिजिकल एलिमेंट, इंक्लूड्स लैंड, वाटर एंड एयर स्पेस। एक फिक्स्ड जगह होनी चाहिए जिसमें जमीन, वहां का पानी और आकाश शामिल है। रिक्वायर्स फिक्स्ड फिजिकल डिमार्केशन, उसकी निश्चित सीमाएं होनी ही चाहिए। Nomadic tribes possess a political system but not a state because they lack fixed territory. जो बंजारे कबीले होते हैं उनका अपना सिस्टम तो होता है, पर क्योंकि उनकी कोई फिक्स्ड जगह नहीं होती इसलिए हम उन्हें स्टेट नहीं कह सकते। यहाँ एक बड़ा एग्जाम ट्रैप है, ध्यान से सुनिए। जॉन सीली आर्ग्यूड फिक्स्ड टेरिटरी इज नॉट एसेंशियल। उन्होंने कहा था कि निश्चित भूभाग जरूरी नहीं है, लेकिन आधुनिक पॉलिटिकल साइंस उन्हें गलत मानता है। तो अगर एग्जाम में सीली का नाम आए तभी इस एक्सेप्शन को मार्क कीजिएगा। बढ़ते हैं बाकी 2 पिलर्स पर। हेडिंग इसेंशियल एलिमेंट्स, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। पिलर 3, गवर्नमेंट एजेंसी एलिमेंट, द ब्रेन और मशीनरी ऑफ द स्टेट, एग्जीक्यूट्स लॉज एंड पॉलिसीज। सरकार राज्य का दिमाग या एक चलने वाली मशीनरी है। इसका काम है कानून और नीतियां लागू करना। स्टेट इज एब्स्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट इज कॉन्क्रीट एंड फैलेबल। ये हमने पहले भी देखा, राज्य अमूर्त है जबकि सरकार मूर्त है, और हाँ, इसमें गलतियां हो सकती हैं। पिलर 4, सॉवरेनिटी, डिफाइनिंग एलिमेंट, द सुप्रीम अल्टीमेट पावर टू मेक लॉज एंड एनफोर्स डिसीजंस। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च अल्टीमेट पावर है जिससे वो कानून बनाता है और कमांड करता है। इंटरनल सुप्रेमेसी ओवर सिटीजन्स एंड एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल। आंतरिक रूप से ये अपने नागरिकों पर सुप्रीम है और बाहरी रूप से किसी भी विदेशी ताकत के कंट्रोल से आज़ाद है। यहाँ की थिंकर्स है जीन बोर्डन और जॉन ऑस्टन। और एग्जाम टिप नोट कीजिए, सॉवरेनिटी इज द सोल प्रिजर्व ऑफ द स्टेट। सॉवरेनिटी केवल और केवल राज्य के पास होती है। यही वो सिंगल एलिमेंट है जो राज्य को बाकी एनजीओज या संस्थाओं से अलग करता है। ऑलराइट, वी आर डूइंग ग्रेट। अब आते हैं सेक्शन 2, थियोरीज ऑफ ओरिजिन पर। यहाँ हमारा फोकस इस सवाल पर रहेगा कि आखिर ये राज्य शुरू कैसे हुआ। अलग अलग हिस्टोरिकल थियोरीज क्या कहती हैं इस बारे में। लेट्स डाइव इन। हेडिंग देखिए, डिवाइन एंड फोर्स थ्योरीज। सबसे पहले बात करते हैं डिवाइन ओरिजिन थ्योरी की। आइडिया, स्टेट इज क्रिएटेड बाय गॉड, द किंग इज गॉड्स एजेंट। दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत कहता है कि राज्य को सीधा ईश्वर ने बनाया है और जो राजा है वो जमीन पर ईश्वर का एजेंट या प्रतिनिधि है। ओबीडियंस इज ए रिलीजियस ड्यूटी, नो राइट टू रिवोल्ट। अगर राजा ईश्वर का भेजा हुआ है तो उसकी आज्ञा मानना आपका धार्मिक कर्तव्य है और आपको विद्रोह यानी रिवोल्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। सपोर्टर्स ध्यान रखिए, जेम्स 1, रॉबर्ट फिल्मर और बॉसवे। दूसरी तरफ चलते हैं फोर्स थ्योरी। आइडिया, स्टेट ओरिजिनेटेड थ्रू कॉन्क्वेस्ट, वॉर बिगेट द किंग। शक्ति सिद्धांत इसके बिल्कुल उल्टी बात करता है। इसके हिसाब से राज्य की उत्पत्ति युद्ध और जीत से हुई है, युद्ध ने ही राजा बनाया है। क्रिएशन बाय द स्ट्रॉन्ग ओवर द वीक, ताकतवर ने कमजोर पर आक्रमण किया और अपना राज्य स्थापित किया। सपोर्टर्स हैं लुडविग गिम्प्लोविच, फ्रांस ओपेनहाइमर, कार्ल काउट्स्की। यहाँ एग्जाम के नजरिए से क्लियर डिफरेंस समझिए। डिवाइन थ्योरी जस्टिफाइड एब्सोल्यूट मोनार्की यानी पूर्ण राजशाही को जस्टिफाई करती है, जबकि फोर्स थ्योरी इग्नोर्स द रोल ऑफ ह्यूमन कंसेंट। इस थ्योरी में आम लोगों की सहमति की कोई वैल्यू नहीं होती। अब आती है सबसे प्रैक्टिकल थ्योरी। हेडिंग है
Evolutionary theory. Core idea: the state is neither a divine creation nor a sudden artificial contract. It is the product of slow, steady, historical growth. विकासवादी सिद्धांत कहता है कि देखिए, राज्य ना तो ऊपर वाले ने एक दिन में बनाया और ना ही लोगों ने अचानक बैठकर कोई पेपर साइन किया। ये धीरे धीरे सैकड़ों सालों के ऐतिहासिक विकास का नतीजा है। विकास का क्रम अगर देखें तो सबसे पहले फैमिली या किनशिप होती है, वहां से क्लैन बनता है, फिर ट्राइब, फिर नेशन और अंत में द स्टेट निकल कर आता है। इसके मेन सपोर्टर्स हैं सर हेनरी मेन, R.M. मैकाइवर और एडवर्ड जेंक्स। मैकाइवर का एक की कोट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है: किनशिप क्रिएट्स सोसाइटी एंड सोसाइटी एट लेंथ क्रिएट्स द स्टेट। यानी खून का रिश्ता समाज बनाता है और वही समाज आगे चलकर राज्य का निर्माण करता है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए इस कोट को। एग्जाम टिप: evolutionary theory is universally accepted as the most scientific and historically correct theory of state origin. आज के डेट में सबसे वैज्ञानिक और सही सिद्धांत इसी को माना जाता है। Moving on to the most debated theories. Heading है social contract theory, Hobbes and Locke. Core idea: the state is an artificial construct created by voluntary agreement to escape the state of nature. सामाजिक समझौता सिद्धांत का कोर आइडिया ये है कि राज्य एक आर्टिफिशियल संस्था है। लोगों ने प्राकृतिक अवस्था, जिसे स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं, उससे निकलने के लिए आपस में एक सहमति या अग्रीमेंट किया। अब दो थिंकर्स को कंपेयर करते हैं। थॉमस हॉब्स, इनकी बुक लिविएथन 1651। इनके हिसाब से स्टेट ऑफ नेचर कैसा था? सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश, शॉर्ट, यानी एकदम खराब। लोग स्वार्थी थे, हर वक्त लड़ाई होती थी। तो इससे बचने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए अपने सारे अधिकार एक निरंकुश शासक को बिना किसी शर्त के सौंप दिए, जिसका रिजल्ट क्या निकला? एब्सोल्यूट मोनार्की, पूर्ण राजशाही। वहीं दूसरी तरफ आए जॉन लॉक, बुक टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट 1690। इनके अनुसार नेचर कैसा था? पीसफुल बट लैकिंग अ न्यूट्रल जज। शांति थी बॉस, लोग अच्छे थे, बस वहां कोई निष्पक्ष जज नहीं था अगर कोई झगड़ा हो जाए तो। इसलिए इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कंडीशनल ट्रस्ट पर बेस्ड था। लोगों ने अपने लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के बेसिक राइट्स अपने पास रखे, तो रिजल्ट निकला लिमिटेड या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। एग्जाम टिप: हॉब्स ऑलवेज लीड्स टू एब्सोल्यूट गवर्नमेंट और लॉक लीड्स टू लिमिटेड गवर्नमेंट। ये डिफरेंस क्लियर रखना है। इसी लिस्ट में तीसरे बड़े थिंकर आते हैं। हेडिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जॉन जैक्स रूसो। इनकी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762। स्टेट ऑफ नेचर, द नोबल सैवेज, आइडियलिक सिंप्लिसिटी करप्टेड बाय प्राइवेट प्रॉपर्टी। रूसो के हिसाब से शुरुआत में सब बहुत बढ़िया था। लोग एक नोबल सैवेज की तरह मासूम थे, शांति थी। लेकिन जैसे ही प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट आया, सब करप्ट हो गया। द कॉन्ट्रैक्ट: इंडिविजुअल सरेंडर राइट्स नॉट टू अ किंग बट टू द कलेक्टिव होल। इसलिए जब समझौता हुआ तो लोगों ने अपने राइट्स किसी एक राजा को नहीं दिए, बल्कि पूरे समाज को, कलेक्टिव होल को एक साथ सरेंडर कर दिए। यहां से निकलता है इनका की कॉन्सेप्ट: द जनरल विल represents the common good. Sovereignty lies in the people. सामान्य इच्छा यानी पॉपुलर सॉवरेंटी, जनता ही संप्रभु है। रूसो का एक कोट जो अक्सर एग्जाम में चमकता है: मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज एवरीवेयर इन चेन्स। इनका मानना था कि जनरल विल का पालन करवाकर नागरिकों को स्वतंत्र होने के लिए मजबूर किया जा सकता है। चलिए, अब हम आते हैं सेक्शन 3 फंक्शंस ऑफ द स्टेट पर। राज्य उत्पन्न तो हो गया, पर अब सवाल ये है कि राज्य आखिर करता क्या है। यहाँ हम प्राइमरी और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज को डिटेल में समझेंगे। आइए देखते हैं हेडिंग एसेंशियल प्राइमरी फंक्शंस। एसेंशियल फंक्शंस: actions necessary for the very survival of the state and society, often termed the police state functions. ये वो बेसिक काम हैं जिनके बिना राज्य और समाज जिंदा ही नहीं रह सकते, इसलिए इन्हें कई बार पुलिस स्टेट फंक्शंस भी कहा जाता है। पहला है लॉ एंड ऑर्डर, आंतरिक शांति और कानून बनाए रखना। दूसरा है डिफेंस, अपने देश को बाहरी आक्रमण से बचाना। और तीसरा है जस्टिस, कानूनी व्यवस्था चलाना और लोगों के बीच के विवादों को सुलझाना। एडम स्मिथ और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे थिंकर्स इसको बहुत सपोर्ट करते हैं। एग्जाम टिप, ध्यान से सुनिए। लिबर्टेरियंस और क्लासिकल लिबरल्स का फर्मली मानना है कि राज्य को सिर्फ और सिर्फ यही काम करने चाहिए। इसे वो नेगेटिव लिबर्टी कहते हैं, यानी स्टेट का इंटरफेरेंस मिनिमम होना चाहिए। लेकिन समय के साथ स्टेट का रोल बदला। हेडिंग देखिए, नॉन एसेंशियल वेलफेयर फंक्शंस। वेलफेयर फंक्शंस नॉन एसेंशियल।
Actions aimed at improving the quality of life, advancing civilization, and promoting the common good. ये वो कल्याणकारी कार्य हैं जो जिंदा रहने के लिए कंपल्सरी नहीं है, पर लोगों की लाइफ की क्वालिटी सुधारने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि एजुकेशन, सरकारी स्कूल खोलना, हेल्थ, हॉस्पिटल्स बनाना और सोशल सिक्योरिटी देना, और इकोनॉमिक वेलफेयर, जैसे मार्केट को कंट्रोल करना ताकि गरीबी दूर हो। इस थॉट प्रोसेस को टी.एच. ग्रीन और L.T. हॉबहाउस सपोर्ट करते हैं। एग्जाम के नज़रिए से ये शिफ्ट समझना बेहद ज़रूरी है। The shift from essential to non-essential functions marks the historical transition from a laissez-faire state to a welfare state. अहस्तक्षेप, जहां स्टेट कुछ नहीं करता, से लेकर एक कल्याणकारी राज्य तक का ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव था। अब अगर हम इसमें सोशलिस्ट फंक्शंस ऐड करें, जिसे मार्क्स सपोर्ट करते थे, तो हेडिंग है सोशलिस्ट एंड मॉडर्न फंक्शंस, स्टेट कंट्रोल ऑफ द एंटायर इकोनॉमी एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। समाजवादी राज्य में पूरी इकोनॉमी और प्रोडक्शन पर सरकार का अधिकार होता है। प्राइमरी गोल्स रिमूव क्लास इनइक्वालिटी एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ कॉम्प्रिहेंसिवली। उनका मुख्य लक्ष्य होता है अमीरी गरीबी की खाई को पाटना और दौलत को सब में बराबर बांटना। लेकिन ठीक इसके ऑपोजिट, अगर आज की दुनिया यानी 21st सेंचुरी के मॉडर्न फंक्शंस देखें तो गेम बिल्कुल बदल गया है। आज का राज्य एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन देखता है, डिजिटल गवर्नेंस और साइबर सिक्योरिटी की चिंता करता है। डिजास्टर मैनेजमेंट और कॉम्प्लेक्स ग्लोबल डिप्लोमेसी भी स्टेट के मेन काम बन चुके हैं। आपको एग्जाम में क्लासिकल सोशलिस्ट गोल्स और आज के मॉडर्न फंक्शनल रोल्स के बीच का फर्क बिल्कुल क्लियर रखना होगा। ओके क्लास, हम अपने फाइनल सेक्शन पर पहुंच गए हैं। सेक्शन 4, मॉडर्न रोल एंड क्विक रिवीजन। इस आखिरी हिस्से में हम आज की दुनिया में स्टेट के सामने आने वाले नए चैलेंजेस समझेंगे और देन अ क्विक रैपिड फायर समरी। लेट्स फिनिश स्ट्रॉन्ग। हेडिंग देखते हैं, मॉडर्न रोल, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। द वेलफेयर स्टेट पैराडाइम मूव्स बियॉन्ड mere protection to actively securing social justice and equitable wealth distribution. वेलफेयर स्टेट सिर्फ सिक्योरिटी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो एक्टिवली सामाजिक न्याय और दौलत के समान वितरण पर काम करता है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद केन्जियन इकोनॉमिक्स से प्रेरित था। उसके बाद आता है द डेवलपमेंटल स्टेट। स्टेट एक्ट्स एज द प्राइमरी इंजन फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ स्टेट खुद इकोनॉमी को आगे बढ़ाने और इंडस्ट्री लगाने का मुख्य इंजन बन जाता है। अगर आपको इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखना हो तो आज़ादी के बाद का इंडिया देखिए, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी और बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। यहाँ एग्जाम के लिए एक ज़रूरी पॉइंट है, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म यूजेस द वेलफेयर स्टेट एज अ सेफ्टी वाल्व, यानी कल्याणकारी राज्य का प्रयोग कैपिटलिज्म को कंप्लीटली गिरने से बचाने के लिए एक सेफ्टी वाल्व की तरह किया जाता है। एक और बड़ा फैक्टर है आज की दुनिया में। हेडिंग, मॉडर्न रोल, ग्लोबलाइजेशन एंड रेगुलेशन। Rise of supranational bodies, WTO, IMF, and MNCs challenges traditional internal economic sovereignty. WTO, IMF और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज स्टेट की पारंपरिक संप्रभुता को ओपन चैलेंज देते हैं। स्टेट बॉर्डर्स बिकम पोरस टू कैपिटल, इंफॉर्मेशन एंड ट्रेड। आज पैसा, इंफॉर्मेशन और ट्रेड आसानी से बॉर्डर्स पार कर लेते हैं। इसकी वजह से स्टेट को एक नया रूप लेना पड़ा, द रेगुलेटरी रोल। Shift from provider producing goods directly to regulator overseeing private markets. राज्य अब सामान बनाने वाला प्रोवाइडर नहीं रहा, बल्कि प्राइवेट मार्केट को मॉनिटर करने वाला रेगुलेटर बन गया है। जैसे इंडिया में 1991 के LPG रिफॉर्म्स के बाद सेबी, ट्राई जैसी बॉडीज बनाई गई। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? Globalization did not end the state, it forced it to transform into an active agent of shaping and reshaping society. ये पॉइंट एग्जाम में एज एन असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है। लेट्स क्रिटिकली इवैल्यूएट दिस। हेडिंग, क्रिटिकल इवैल्यूएशन एंड कंक्लूजन। द स्टेट हैज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ प्योरली कोअर्सिव अथॉरिटी इनटू अ वेलफेयर एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। इट सक्सीड्स ओनली व्हेन मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम। राज्य एक समय जो सिर्फ बल प्रयोग करने वाली संस्था थी, वहां से बदलकर अब एक ग्लोबल और वेलफेयर बॉडी बन गया है। और ये तभी सक्सेसफुल होता है जब एक परफेक्ट संतुलन यानी इक्विलिब्रियम बना रहे। क्या संतुलन? कोऑर्सिव पावर को इंडिविजुअल राइट्स के साथ बैलेंस करना, स्टेट अथॉरिटी को डेमोक्रेटिक फ्रीडम के साथ और नेशनल सॉवरेनिटी को ग्लोबल कोऑपरेशन के साथ बैलेंस करना। पर यहाँ वार्निंग भी है, रिस्क्स ऑफ इम्बैलेंस। एक्सेस पावर लीड्स टू अथॉरिटेरियनिज्म व्हाइल ओवर कंट्रोल लीड्स टू अ लॉस ऑफ लिबर्टी। अगर राज्य को ज्यादा शक्ति मिली तो वो तानाशाह बन सकता है, और अगर लोगों पर ज्यादा कंट्रोल किया तो फ्रीडम खत्म हो जाएगी।
संतुलन बहुत ही नाजुक है। ऑल राइट, नाउ फॉर द बेस्ट पार्ट। हेडिंग क्विक रिविजन नोट, वन लाइनर्स। फटाफट रिकॉल करते हैं। डेफिनेशंस में वेबर का मतलब लेजिटिमेट फोर्स, मैकियावर मतलब कोअर्जन, मार्क्स हो तो क्लास डोमिनेशन, और हेगल मतलब मार्च ऑफ गॉड। ओरिजिन थ्योरीज में डिवाइन का मतलब किंग इज गॉड्स एजेंट, फोर्स थ्योरी कहती है वॉर बिगेट द किंग, और एवोल्यूशनरी जो सबसे साइंटिफिक है किनशिप से स्टेट की बात करती है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हॉब्स मतलब एब्सोल्यूट, लॉक मतलब लिमिटेड, और रूसो मतलब पॉपुलर सॉवरेनिटी। याद आ रहे हैं ना सब? राज्य के 4 एलिमेंट्स हैं, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, और सबसे अलग करने वाला एलिमेंट सॉवरेनिटी। रोल की बात करें तो हम लेजे फेयर से चलकर वेलफेयर स्टेट तक आए, और आज रेगुलेटरी स्टेट इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। एग्जाम मंत्रास में एरिस्टोटल का स्टेट इज प्रायर टू मैन और रूसो का मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन्स हमेशा याद रखना। अब जाते जाते आप सबके लिए एक सवाल। एआई और डिजिटल करेंसीज के इस तेजी से बढ़ते दौर में क्या आने वाले वक्त में स्टेट की ताकत कमजोर होगी, या स्टेट टेक्नोलॉजी का यूज करके खुद को और पावरफुल बना लेगा? सोचिएगा इस पर। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अच्छे से तैयारी करते रहिए, कीप रिवाइजिंग, और मिलते हैं आपसे अगली बार।